हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से यूपी टेट के जो स्पेशल क्लास आपके लिए चल रही है, जिसमें हम सभी सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज आपकी दूसरी क्लास है। ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिल चुके हैं, नहीं देखी है क्लास तो उसे भी अवश्य देख लें। और ये जो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आती हूँ, इन टॉपिकों से प्रश्न आपके यूपी टेट में 100% पूछे जाते हैं। और अगर आप इन टॉपिकों को क्लियर कर लेते हो तो आपका यूपी टेट पहली बार में ही क्लियर होता है, साथ ही साथ बहुत अच्छे स्कोर के साथ होगा और जल्द ही आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी। मात्र 1 महीना बचा है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये जो टॉपिक लेकर के आई हूँ, इन टॉपिकों को अवश्य पढ़ें, इनसे प्रैक्टिस लगाएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा और अवस्थाएं। यहाँ यानी इस टॉपिक से प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है, जिसमें आपको पढ़ना है विकास की अवस्थाएं। जैसे कि इसके अंतर्गत आपको शैशवावस्था पढ़नी है। शैशवावस्था की अवस्था कितनी है? 0 से 5 वर्ष। मैंने डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ी है, लिखाई हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपने कोचिंग ले रखी है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं या नहीं पढ़ ली हैं। और शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, खिलौनों की आयु मानी जाती है। और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं यूपी टेट में कि खिलौनों की अवस्था कौन सी है, सीखने का आदर्श काल कौन सा है, इस तरीके से। बाल्यावस्था, इसकी आयु 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था को टोली, गंग की आयु, अनोखा काल और गंदी अवस्था, यानी बच्चा इस अवस्था में बहुत ज़्यादा खेल कूद और उसमें रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किशोरावस्था की। इसे 12 से 18 वर्ष माना जाता है। और ये बहुत ही अत्यंत तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था इसको माना जाता है। संघर्ष का काल इस अवस्था को माना जाता है। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न यूपी टेट में पूछा जाता है कि ये किसने कहा है। तो ये स्टेनली हॉल ने कहा है ऐसा, कि किशोरावस्था अत्यंत तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। अब आपको विकास के सिद्धांत भी पढ़ने हैं। जैसे विकास का सिद्धांत किस तरीके से चलता है। जैसे विकास हमेशा सिर से पैर की ओर, यानी केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी सबसे पहले बच्चे का सिर बनता है, ठीक है। सिर के बाद जैसे कि ये हाथ है, तो हाथ में सबसे पहले ये आपकी हथेली बनेगी, फिर उसके बाद ये उंगलियों का विकास होगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जैसे कि विकास में, बच्चे के विकास में, शारीरिक विकास में या मानसिक जो भी हो, ठीक है, तो वंशानुक्रम का कितना योगदान है? ये 80% होता है। और वातावरण का 20%। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता ही बनता है। अब बात कर लेते हैं। देखो, वीडियो आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य किया करें। आपके लाइक कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। दिल से चाहते हैं कि आपका जो यूपी टेट है चाहे सी टेट है, पहली बार में ही क्लियर हो। ट्रिक और टिप्स पर ही वीडियो मैं देती हूँ। दूसरा टॉपिक है आपका अधिगम। देखो, अधिगम से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। लेकिन देखो, सी टेट और यूपी टेट में एक चीज़ अलग होती है। सी टेट आपका पेडागोजी आधारित होता है, लेकिन यूपी टेट में आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। अधिगम क्या है, ठीक है, इसके सिद्धांत और सिद्धांतों के साथ साथ उनके प्रतिपादक, जैसे कि कुछ मैंने लिख दिए हैं। जैसे थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। और इन्होंने जो इससे नियम दिया, ठीक है, जिसे तत्परता का नियम कहा जाता है, अभ्यास का और प्रभाव का नियम कहा जाता है। जैसे कि पावलव, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, ठीक है, और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब बात स्किनर की कर लेते हैं। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। ये सभी आपके अधिगम के सिद्धांत हैं। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो उन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया। कोहल वर्ग, इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बन जाता है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। इन्होंने कौन सा दिया? इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, और उन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर किया था। देखो,
पूर्ण धैर्य के साथ वीडियो आप देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके। देखो, अधगम के वक्र और पठार से यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। अधगम वक्र क्या है, पठार क्या है, ठीक है। तो यानी अधगम वक्र और पठार क्यों बनते हैं? ये तखान के कारण बनते हैं, अरुचि के कारण बनते हैं। यानी बच्चा जब बोर हो जाता है कभी कभी पढ़ने में, तब भी ये वक्र और पठार बनते हैं। वक्र का अर्थ होता है यानी पहले बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है। इस पर कभी वीडियो में आपकी पूरी बना दूंगी। देखो, बुद्धि के से भी प्रश्न आपका आता है। ये तीसरा टॉपिक है आपका। तो यहाँ भी आपको उनके सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे और उनके जनक और मापन से भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक कारक का विनेने, द्विकारक स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर, समूह कारक, थर्स्टन, ठीक है। और ये बुद्धि मापन का सूत्र है। इसे देखो, सबसे पहले स्टर्न ने दिया था और टर्मन ने इसे संशोधित किया था, ठीक है। वैसे तो ये बुद्धि लब्धि, ये टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी आपकी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसका है IQ यानी मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। इस तरीके से हम इसे निकालते हैं कि बच्चे का अगर हमें किसी का IQ निकालना है तो उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु से, और फिर हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बुद्धि लब्धि की तालिका में आपको ये पढ़ना होता है। जैसे इसके अंतर्गत आपको सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, इन के साथ साथ, ठीक है, कुछ और भी बालक उनके प्रकार होते हैं, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सब पर अगर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ है आपके व्यक्तित्व और उसका मापन। देखो, अभी ये बुद्धि मापन था और ये आपका व्यक्तित्व मापन है। तो देखो, व्यक्तित्व मापन से भी प्रश्न आपके बनते हैं। इसमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो व्यक्तित्व में आपके क्रेस्मर, शेल्डन और जुंग के अनुसार इन्होंने क्या क्या माना है, व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व होता है, तो किस तरीके से। जैसे जुंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और बहिर्मुखी 3 वर्गों में व्यक्तित्व को बांटा है और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां हैं, जैसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको TAT के नाम से जाना जाता है, ये मुरे एवं मॉर्गन ने दिया है। बाल अंतर्बोध परीक्षण से CAT यानी ये लियोपोल्ड बैलक ने दिया है। शाही डब्बा परीक्षण हरमन रोस्टा, इसमें 10 कार्ड होते हैं जो बच्चों को दिखाए जाते हैं, ठीक है। और ये हरमन रोस्टा ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। और ये TAT परीक्षण मुरे मार्कन, यहाँ से भी प्रश्न आपका बन जाता है। अब देखो, कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक और उनके विकासात्मक सिद्धांत जो मैंने लिख लिए हैं, यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य बनते हैं। जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इन्होंने इसकी 4 अवस्थाएं बताई थी। लेवास बायोस की इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। कभी कभी संज्ञानात्मक सांस्कृतिक, ठीक है, या संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत, यानी इनके में सामाजिक और सांस्कृतिक ये आपको अवश्य देखने को मिलेगा, तो आप इस तरीके से पहचान सकते हो। लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने मतलब बच्चों को ये कहानियाँ सुनाते थे और फिर बच्चों से पूछते थे कि आप बताइए कि अगर आप इस जगह होते तो फिर कैसा होता। बच्चों में यानी नैतिक विकास ये समय के साथ बदलता रहता है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोस्की, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों पर वीडियो मैंने पहले से डाल दी है। CTET की जब क्लासें दी थी तो आप वहाँ जा कर के अवश्य देख लें और फिर से क्लासें देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी। 6वां टॉपिक है आपका, ठीक है, और लास्ट टॉपिक है ये समावेशी शिक्षा, शिक्षण विधियाँ और संवेग। देखो, समावेशी शिक्षा को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। समावेशी शिक्षा किन किन बच्चों पर लागू होती है, इसका मतलब ये क्यों लागू की गई और इसके अधिवेशन कब, कहाँ और किन जगहों पर हुए थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अवश्य पढ़ लेनी है। शिक्षण विधियाँ भी आपको अवश्य आनी चाहिए। कौन कौन सी प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं, और शिक्षण विधियों के अंतर्गत यानी CDP की अलग है, आपकी भाषा की अलग है, और कुछ संवेग, संवेगों से प्रश्न आपके अवश्य आते हैं। मैकडूगल ने ये 14 संवेग बताए, अब ये पढ़ते हैं हम। समावेशी शिक्षा ये दिव्यांग, पिछड़े और सृजनात्मक बालकों की पहचान करना है और उनके लिए यानी सामान्य बच्चों के साथ जो हमारे कुछ विशेष बच्चे होते हैं उनको शिक्षा देना, ये हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसे कि इसमें ब्रेल लिपि से भी प्रश्न आपके बन जाते हैं।
शिक्षण विधियाँ और जनक, कुछ प्रमुख शिक्षण विधियाँ मैंने लिख ली है। किंडरगार्टन विधि ये फ्रॉबरेल के ने दी है। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक या फिर इसको खोज विधि भी कहते हैं, ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे जुड़े 14 संवेग बताए हैं। देखो, मूल प्रवृत्तियां और संवेगों से प्रश्न यूपी टेट में बार बार रिपीट होता है, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। यूपी टेट में सीडीपी में भाषा यानी परिभाषाएं भी आपकी पूछी जाती हैं, तो डेफिनेशन भी कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों की हैं, उन्हें अवश्य याद कर लें। डेफिनेशन पर वीडियो मैं जल्द देने की कोशिश करूंगी, तो परिभाषाओं के मनोवैज्ञानिकों को भी याद अवश्य कर लें। तो ऐसे मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, लाइक कमेंट भी अवश्य करें।